अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाना चाहते थे। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी दी, जबकि एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया। ये मामला सारा है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात कर लें NA 249 की, और NA 249 की दोबारा वोटिंग का नतीजा भी आ चुका है और इसके मुताबिक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कादर मंदखेल साहब जो हैं बल्कि बेहतर लीड से जीत चुके हैं, और जो कि दूसरी जमातें हैं जिसमें PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें हैं, उनके कैंडिडेट के वोट ज़्यादा मुस्तरद हुए हैं और उनके वोट कम हुए हैं। इस पर सबसे पहले बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊं। मेरे साथ हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बैरिस्टर साहब, आपका शुक्रिया। हमारे साथ हैं अली गौहर बलोच साहब, MNA हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा है, और हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, जो कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। आप सबका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। सबसे पहले NA 249 की बात कर लेते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं कि 249 की दोबारा गिनती में, जो कि अपोजिशन ने बाइकआउट किया, लेकिन आप दोबारा से ये सीट जीत चुके हैं। लीड बेहतर पोजीशन पर आ गई है। ये सारा मामला के है क्या? बहुत शुक्रिया जी। अगर आप 2018 के इलेक्शंस के नताइज को भी देखें तो इन तमाम जमातों ने इत्तेहाद किया था वहाँ पे GDA की सूरत में, जिसमें PMLN भी शामिल थी, PTI भी शामिल थी, MQM भी शामिल थी, जमीयत उलमा इस्लाम भी, सारी जमातें शामिल थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हें शिकस्त दी वहाँ पे और बड़ी अक्सरियत के साथ आई। दो ही हुकूमतें अक्सरियत के साथ आई हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी और KPK के अंदर PTI को अक्सरियत मिली थी। तो आज जब ये NA 249 का जब इलेक्शन हुआ, उसमें जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फतह हुई, तो चंद जमातों ने, जिसमें पेश हमारी अपनी अपोजिशन की जमात PMLN थी, उन्होंने बड़ा शोर मचाया। और मैं पूरी PMLN नहीं कहता, PMLN के अंदर एक ख़ास ग्रुप था जिसने बहुत शोर मचाया इसके बारे में, और वही इलेक्शन कमीशन के अंदर गए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इस तरह गिनती की इजाज़त हो, और हमने इनकी इस एप्लीकेशन को हमने कहा कि अगर ये चाहते हैं तो गिनती हो जाए। आज दोबारा गिनती हुई तो हमारे वोट तकरीबन और बढ़ गए हैं, और हमने तकरीबन डबल लीड के साथ इन्हें शिकस्त दे दी है पहले से। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी निज़ाम को समझना चाहिए। हम PDM के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे जदोजहद करते रहे हैं। लेकिन जिस बात पर इस वक्त ऑपोजिशन ने दोबारा गिनती के ऊपर एतराज़ उठाए थे, वो ये था कि जो डब्बे थे उनकी सील जो है वो टूटी थी या क्या था, वो खुली हुई थी, और इसके साथ फॉर्म 45, 46 का मुतालबा था कि वो भी दिया जाए और उसको भी आपस में उसका कंपैरिजन किया जाए। तो ये मुतालबा पूरा नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने बाइकआउट कर दिया। देखें, इलेक्शन का एक ऐसा मामला है कि अगर आप इसे ऐसे कहेंगे तो वही हालात हैं कि आटा गुंदियाँ हिलने क्यों हैं, किसी बात पे खुश होना ही नहीं। अगर तो देखें, डस्का का इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे PMLN ने वो दिखाया, गोलियाँ चली, कत्लेआम हुआ, वहाँ पे अगवा हुए, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, सब ने देखा, दुनिया ने देखा, हमने इन्हें सपोर्ट किया वहाँ पे। अब तो 249 में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब तो ये बिला वजह के हुज्जतें थी कि ये नहीं हुआ। असल में सिर्फ इनका जो उम्मीदवार था वो इन्होंने इंपोर्ट किया था दूसरे हल्के से, और लोगों ने बताया कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं। कादर मंदखेल ने वाडा को डिस्क्वालीफाई करवाया, लोगों के दरमियान रहते हैं, वहाँ पे लोगों के मसाइल हल करते हैं। हाँ, तो ये भी कहा जा रहा है कि अब लास्ट स्टेज पर वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट के काम भी किए गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर उस वक्त किए गए तो अच्छी बात है, जो कि इलेक्शन कमीशन के जो कवायद ज़वाबत है उसकी खिलाफ वर्जी तो यकीनन ज़रूर है, लेकिन आवाम की तो सुनी जाती है कि इलेक्शन के वक्त ही अगर सुनी जाए। मैं इसी बात को लेकर जाऊँगी अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, ये बताइएगा, PMLN ने तो बाइकआउट किया, ऑपोजिशन तमाम ने दोबारा गिनती का बाइकआउट किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नतीजा जो अभी दोबारा काउंटिंग का नतीजा आया है, अब पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट ने तो मजीद लीड बेहतर कर ली है, और आप लोगों के जो कैंडिडेट हैं, जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उनके भी वोट कम हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आलिया, मैं बैरिस्टर साहब की बात सुन रहा था, और बैरिस्टर
साहब हमारे भाई हैं और जाहिर है हम अपोजिशन पार्टी हैं और उस लिहाज से भी हमारी जद्दोजहद इकट्ठी चल रही है। लिहाजा मैं कोई उस स्टाइल में तो क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि जिस तरह के अल्फाज बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं, लेकिन चंद एक गुजारिशात हैं। देखिए, हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि जमहूरियत के लिए बड़े अरसा दराज से एक स्ट्रगल में है और तो उसके साथ साथ अभी ऑपोजिशन में भी इकट्ठा किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है हम वो सियासी पार्टी हैं जो जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, हमारे अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं और हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। और उसके बाद ये एक हकीकत है कि असम्बली के प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठी जद्दोजहद करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में भी इकट्ठी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन से लेकर हर पार्टी को ये हक हासिल है कि उसके जायज तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर किए जाए। जो इस इलेक्शन का सिनेरियो है उसमें जो इस वक्त फर्क है वो सिर्फ 909 वोट्स का फर्क है, जो कि एक इंतहाई मामूली सा फर्क है, तो इतना बड़ा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जब हमने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी है तो उसमें फॉर्म 46 भी है। देखिए, एक जब बैलेट पेपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जारी होते हैं तो उसके बाद उन्होंने एक फॉर्म पे लिख के देना होता है कि उनको इतने बैलेट पेपर जारी हुए और उन्होंने वापस इतने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए और इतने बाद में जमा करवाए। एक तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो जिनको के मेंशन भी किया गया कि वो फलां पोलिंग स्टेशन के थे, वो लेट आए। फॉर्म 46 भी कईयों के उधर नहीं पहुंचे थे। फॉर्म 45 जो थे वो भी जो थे वो लेकिन सर जो अभी जी ठीक है, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात तो हमने सुने। गौहर साहब ये बताइए कि अभी जो नतीजा आया है क्या इसको कबूल कर रही है PMLN? देखिए, ये तो इस पर तो हमने तो उसी वक्त ही बॉयकॉट किया और तफाज़ात का इज़हार किया कि जब आप बैलेट पेपर की काउंटिंग ही पूरी नहीं करेंगे, उनका टोटल ही नहीं दिखाएंगे, अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर रास्ते में गायब रहा और फॉर्म 46 भी मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर काउंटिंग नहीं करने दी गई और फॉर्म 45 भी नहीं मिले, इन तमाम चीजों को कंपाइल करने के बाद जो रिजल्ट भी आए उसको हम बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और अगर ये मतलब है कि पीपल्स पार्टी का, तो मैं समझता हूँ कि चले नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो हमारे तफाज़ात को दूर करे। PMLN अब इस नतीजे को कबूल कर रही है या फिर इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा जाएगी और दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करेगी? क्या हिकमत अमली है 249 को लेकर? अभी तक हमने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। हमारा मुतालबा अब भी यही है कि जो बैलेट पेपर है और उसकी जो रिकाउंटिंग है उसमें इंसाफ के वो तमाम तकाजे पूरे किए जाएं और तमाम पार्टीज के सामने बैठकर हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाए। सर आपने तो बाइकआउट कर लिया ना नदीम कुरैशी साहब, आप ये बताइएगा 249 नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना कि हमने बाइकआउट इसलिए किया, नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, हमने बाइकआउट इसलिए किया कि वो मतलब और सिर्फ उसमें हम नहीं थे, बाकी तमाम पार्टीज भी जो उसमें हिस्सा ले रही थी उन्होंने बाइकआउट किया कि अगर आप सिर्फ वोट ही गिनने हैं तो उसका क्या फायदा। वोट तो फिर अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो जाहिर है नंबर ऑफ वोट, अगर पीपल्स पार्टी के वोट कहीं आगे पीछे हुए हैं या कम ज्यादा हुए हैं तो यही मिफ्ता इस्माइल साहब के वोट भी कहीं काफी मुस्तरद हुए हैं, यानी कि ये एज तो आपको भी हासिल था इससे पहले, जो कि अभी नतीजा आया इसमें नहीं था। देखें हालिया, आप एक चीज को समझने की कोशिश करें। बात ये नहीं है, हम सिंपल ये बात करते हैं, मैं बड़े सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ कि जो इनको बैलेट पेपर अगर जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो हैं आर ऑफिस में और रास्ते में गायब रहे हैं और जो उनके पास एक्स्ट्रा बैलेट पेपर थे जो उनको जारी हुए थे, उनके ऊपर स्टैंप लगाकर किसी एक पार्टी को फायदा गया हो तो वो हर चीज खोल के सामने रखे ना। रिकाउंटिंग का तो मतलब ये है कि उनका काउंट होना भी जरूरी है। सिर्फ जी ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नदीम कुरैशी साहब, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? 249 का रिजल्ट आ गया है, PTI उसको एक्सेप्ट करेगी और अब पीपल्स पार्टी तो बेहतर लीड से जीत चुकी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आलिया, एक तो मुझे ऑडियो का प्रॉब्लम है, मैं अपने दोनों दोस्तों की बात ठीक तरह सुन नहीं सका। जी। लेकिन आपका सवाल मैंने जहां तक सुना, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये एक बहुत बड़ा मजाक बन गया NA 249 का इलेक्शन। सबसे पहले यहां टर्न ओवर ना होने के बराबर था
दूसरा, नेशनल के इलेक्शन में, नेशनल असेंबली के इलेक्शन में 12-15 हजार पर डिसीजन हो जाना, और इतनी छोटी काउंटिंग का भी इलेक्शन डे पे पूरी रात उसको कंपाइल ना होना, और रिकाउंटिंग में हर कैंडिडेट के 500-700 वोट मुस्तरद हो जाना। मैं हैरान इस बात पर हूं कि जो साइंसदान पहले जिन्होंने ये इलेक्शन करवाया, क्या वो इस साइंस से वाकिफ नहीं थे कि आप एक कैंडिडेट के वोट्स गिनने में, जहां वोट कास्टिंग की 12-14-15% हुई हो, और वहां आपने अब उनके वोट जो मुस्तरद किए हैं, तो क्या वजह थी कि उस रोज ये वोट ओझल रहे? मैं समझता हूं इस काउंटिंग ने इस पूरे इलेक्शन को और इलेक्शन सिस्टम को, जो कि आजकल आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की कोशिश भी है, और हमने ऑर्डिनेंस भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज जारी किया, और हमने अपने अपोजिशन के दोस्तों से भी अपील की, और अभी हम कोशिश में हैं कि हम सब इकट्ठे बैठकर एक ऐसा इंतखाबी निजाम इस मुल्क में ले आए जिसपे किसी शख्स को एतराज ना हो। NA 249 के इलेक्शन का जो नतीजा है आज बिल्कुल साबित हो गया। लेकिन कुरैशी साहब, इस सिस्टम के ऊपर तो एतराज नहीं हो रहा, इस प्रोसेस के ऊपर एतराज हो रहा है, आपको भी और दूसरी जमातों को भी। जिन लोगों ने किया, इसमें डायरेक्ट सिंध गवर्नमेंट मुलविस है। मैं समझता हूँ ये तमाम कैंडिडेट्स के लिए एक मजाक बन गया है। अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अपने इंतखाबी निजाम की तरफ बढ़े और इस खेल तमाशी को खत्म करें। जब आप एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो ये वक्त है वोट को इज्जत देने के लिए, जद्दोजहद को फाइनल मराइल में तय करने का। हैरानी की बात है कि एक कैंडिडेट 6-7 हजार वोट ले रहा है, अब रिकाउंटिंग सिर्फ 2 दिन के बाद होती है, उसके 800 वोट मुस्तरद हो जाते हैं। मतलब अगर जो अमले के लोग 6-7 हजार वोट काउंट नहीं करते, तो वो किस तरह से नेशनल असेंबली के हल्के में तो लोगों ने 1.5 लाख वोट कास्ट किया है। मैं प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर हूं, मैंने 60,000 से ज्यादा वोट लिए हैं। तो ये तो एक तमाशा, पूरी कौम के लिए तमाशा लगा है, और पूरे इंतखाबी निजाम पर जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, हमारे मौकिफ की तायद हुई है। और कराची के वोटर्स के साथ ये मजाक, कराची के उन लोगों के साथ जिन्होंने सख्त गर्मी में कोविड की इस बदतरीन सूरत में जाके वोट कास्ट किया, तो मैं समझता हूं उन सबका ये तमस्खुर उड़ाने के मुतरादिफ है। अभी भी वक्त है हमारे पास, हम एज ए नेशन, हम एज ए पार्लिमानी निजाम जमहूरियत, निजाम हुकूमत में जो बेहतर डिसीजन ले सके, वो हम सबके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन कुरैशी साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रोसेस जो है वो उसको शफाफ होना चाहिए। सिस्टम के ऊपर जो आप सवाल उठा रहे हैं या आप इसको इस्लाहात की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर ये प्रोसेस ही ठीक नहीं होगा तो इस्लाहात तो पहले भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुई। इलेक्शन कमीशन किस तरह से आया, इलेक्शन के वक्त जो एक अबूरी सेटअप है वो बनाया गया, ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन प्रोसेस के ऊपर कोई भी एतमाद नहीं करता। जो भी हारने वाला है वो एतमाद नहीं करता, तो फिर कैसे मुमकिन है अगर इस्लाहात आ भी जाएं? तो देखिए क्यों मुमकिन नहीं है, जब सब लोग मुख्तलिफ जगहों पर चीजों की कंप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा अलमिया क्या है, हम जो इलेक्शन खुद जीत जाते हैं, हम कहते हैं इसका रिजल्ट ठीक है, हमारे हवाले से हमें कोई बेनिफिट किसी इदारे से किसी डिसीजन की सूरत में आ जाए, हम कहते हैं डिसीजन बिल्कुल ठीक है। जहां नताइज हमारी मन मंशा के खिलाफ आए, हम ना सिर्फ इदारों को टारगेट कर लेते हैं, हम उस पूरे सिस्टम को टारगेट कर लेते हैं। लेकिन आज जदीद दौर में आप बैठे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, जदीद डिजिटलाइज का सारा सिस्टम हो गया। मैं अब अपने घर बैठकर आपके प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ हूं, इसी तरह से मेरे दोनों फाजिल दोस्त भी मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हैं और पूरी दुनिया हमें सुन रही है। तो हमें भी बतौर एक नेशन अपने इंतखाबी निजाम को बेहतर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल जरूरत होगी, बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, लेकिन बैरिस्टर साहब आप इसको कंक्लूड कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टॉपिक की जानिब में जाऊं। आप कंपोनेंट्स हैं, जी ठीक है, आप इसको कंक्लूड कर दीजिए कि ये प्रोसेस के ऊपर सवाल है या सिस्टम के ऊपर या इस्लाहात की जरूरत है। देखिए, इस्लाहात जो भी करेंगी, अगर सुनने की जो जरूरत है, ये हुकूमत का काम नहीं है। एक इदारा है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उस इदारे का काम है, उसके ऊपर एतबार है तमाम जमातों का, आईनी तौर पे उसका इख्तियार है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि इन्होंने 3 साल के अंदर नहीं की हैं, अगर करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फोरम मौजूद है, वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हों। और अगर हम चाहते हैं कि कोई अमेंडमेंट्स लेके आनी है तो फिर हम पार्लियामेंट में जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हर इदारे को हर वक्त एतराज़ करना और अपनी हार को दूसरी तरह लेना। पीपल्स पार्टी 2018 के बाद हम जो इलेक्शन हारे हैं, हमने तस्लीम किया है इसके बावजूद, और हमने शिकस्तों को तस्लीम किया है हमेशा, इसके बावजूद
कि IGI बनाया गया, जिस तरह एजेंसीज ने रोल प्ले किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमेशा से ये जो दोनों मेरे दोस्त बैठे हैं इनकी पार्टीज धांधली की पैदावार रही हैं। ये तो अब खुला सच है, इस पे तो कोई इतनी ढकी छुपी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आनी हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आएंगी, और हम नहीं समझते कि हर वक्त एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से कोई आपका कद बढ़ेगा या आप पाक साफ लगेंगे। जब हम सबको एक दूसरे पे तनकीद ही करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ तो कोई नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ PMLN ही गई थी दोबारा गिनती के लिए, और दोबारा गिनती के अंदर इन्हें फिर शिकस्त हुई है, तो अब इन्हें तस्लीम कर लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिद और हट धर्मी ना जमहूरियत के हक में है ना निज़ाम के हक में। लेकिन बैरिस्टर साहब, जिस तरह से ये बात की जा रही है कि अगर इस्लाहात लाने की बात है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, PMLN के दौर में भी हुआ, इस्लाहात के हवाले से निगोशिएट किया गया, PMLN भी बैठी, पीपल्स पार्टी भी बैठी, और इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू, पार्लिमानी गुफ्तगू हुई, पार्लिमानी कमेटियाँ बनी। लेकिन अब जबकि PTI की हुकूमत है तो आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं, आखिर क्यों? PTI की गवर्नमेंट ने एक लम्हे के लिए भी ऐसा माहौल नहीं किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठ सके। इस वजह से हम कहते हैं कि ECB के ऊपर। दूसरी बात आलिया साहिबा, मैं आपको एक बात बताऊं, कवानीन की कमी नहीं है। असल इशू ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है इलेक्शंस के अंदर वो खतरनाक है। उसी पे PDM बना है, उसी पे कभी GDA तो बना था। पार्लियामेंट से बाहर ही सारे मामला तय होने हैं, पार्लियामेंट से बाहर ही सारे मामला तय होने, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होने, ये एक अलग बहस है। बावकार करना पड़ेगा ना। जी। खुद वजीर आजम भागे हुए हैं पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट को कैसे फिर आप इस्तेमाल राइट। ये एक जाहिर है कि वसी सब्जेक्ट है, इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है और बड़ी डिबेट होनी चाहिए और करनी भी चाहिए। लेकिन प्रोग्राम में क्योंकि टाइम कम होता है, हमें मजीद भी टॉपिक डिस्कस करने हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क क्यों नहीं जा सके, उसकी वजह जानेंगे और हकायक क्या है ये आपको बताएंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात करेंगे अब शहबाज शरीफ बैरून मुल्क क्यों नहीं जा सके, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म भी जारी कर दिया गया कि उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। और शहबाज शरीफ साहब ने इसकी पूरी तैयारी इससे पहले कर रखी थी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी उन्होंने कंप्लीट की, और उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पहुँचे तो उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बैरिस्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप क्विकली इसके ऊपर कमेंट कर दें कि शहबाज शरीफ साहब अगर जाना चाहते थे इलाज की गर्ज से तो उनको रोकना क्या ये तरीका दुरुस्त है हुकूमत का? नहीं, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे, क्योंकि अदालत ने उन्हें इजाज़त दी है, हमेशा की तरह उन्हें इजाज़त मिली है। और वो ये जो प्रोसीजर के अंदर कोई 1-2 दिनों का होगा उसमें, लेकिन उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त जैसे कि मिली है कोर्ट से उसी पे अमल दरामद होगा। बहरहाल इससे हुकूमत का एक मसला रहा है कि ये हर काम को ख़राब करने में ये नैब के हरकारे के तौर पे काम करते हैं। बार बार कहते हैं कि एहतसाब के लिए, जैसे अभी कह रहे थे कि शफाफ इंतखाबात हम करवाएंगे, वो काम इलेक्शन कमीशन का है। कभी कहते हैं कि एहतसाब हम करेंगे, वो काम नैब का है। अब कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ की अपील के ख़िलाफ़ हम अदालत में जाएंगे, वो काम भी नैब का है। तो अपना काम करें ना। महंगाई है मुल्क में, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, लोगों का एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, उसके ऊपर आप बात नहीं करते। इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उड़ा के रख दिया आपने। तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि बहरहाल मियाँ साहिबान पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में खुशकिस्मत लोग हैं कि इन्हें हमेशा इनके ECL से नाम भी हट जाते हैं, इनके इलाज के लिए इन्हें इजाज़त भी मिल जाती है। हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगियाँ दे, उम्र खिज़्र दे। तो जैसे बड़े मियाँ साहब इलाज के लिए मौजूद हैं, छोटे मियाँ साहब भी चले जाएंगे। लेकिन एक सवाल बाकी रहेगा कि अपोजिशन का रोल किसने प्ले करना है। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन इसी तरह 3 साल से जैसे कि खामोश हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, या पंजाब के अंदर एक मुजरमाना गफलत है कि बुज़दार हुकूमत के ख़िलाफ़ गुंग है इस वक्त मुस्लिम लीग नून, तो फिर अगर मियाँ साहब ने भी बाहर जाना है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी, तो फिर उन्हें चाहिए कि PMLN के किसी और शख्स को लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा लेकिन वो दे के टाइम के लिए जा रहे हैं, और जितना भी टाइम है 3 साल हो गए ना। हम लोग
पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह चैलेंज करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर ज्यादातर सके। तो वक्त उनका जेल में ही गुजरा। मैं चाहूंगी तो कि इसलिए मैं कह रहा हूँ जी, कि मियां साहब अगर ये किसी को रोल दे दें बेहतर है। बहरहाल ये इनके स्वाब दी जाए, हम तो वैसे एक जी ठीक। तजवीज़ है। अली गौहर बलोच साहब, ये बताइएगा कि पीएमएलएन ने अब क्या तय किया है कि शहबाज शरीफ साहब अब ईद के बाद ही, जो खबर आ रही है कि ईद के बाद जाएंगे, क्योंकि अभी जाहिर है कि टाइम लगेगा, FIA इसके ऊपर जो भी आपने एप्लीकेशन दी है एक प्रोसीजर है और उसके तहत होगा। जी देखें, गुजारिश ये है कि एक तो मैं ये कहूँगा कि आपने बाकी दोस्तों को टाइम दिया, ज़रा मुनासिब वक्त दें ताकि मैं अपना मौक़िफ़ आपको दे सकूँ। गुजारिश ये है कि इस हुकूमत के और इस सिस्टम के यही दौरे मेयार हैं जिसके खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब ने आवाज़ उठाई है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आवाज़ उठाई है, और ये वो आवाज़ है जो पाकिस्तान के 20 करोड़ 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है। और उस आवाज़ को अगर सही मानों में उठाया है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनके खानदान और उनकी पार्टी और उनके पार्टी के वर्कर्स और कारकुनों ने उठाया है। और यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन हो रही है, वो हमारी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ और हमारी पार्टी के कायदीन के खिलाफ और हमारी पार्टी के MNA, MPs और दीगर कारकुनान के खिलाफ हो रही है। आप देखें कि 3 दफा मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी गई, उसके बाद जिस तरह से कैदोबंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, जिस तरह से जिनकी बेटी को 2 दफा जेल में डाला गया और जिस हालात में उनको जेल में रखा गया, जिस तरह से उनके साथ कराची में वाकया पेश आया मरियम साहिबा के साथ और आज तक उसकी रिपोर्ट ना आई, यही वो दौरे में आ रहा है। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा उस वाकये की तरफ जब इमरान न्याजी, शायद मेरा ख्याल है कि उस वक्त अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ECL में जुल्फी बुखारी का नाम था और उनको जहाज के अंदर बैठे बिठाए ECL में उसी वक्त, ना वो किसी अदालत में गए, नहीं, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनका नाम निकाल दिया गया। लेकिन एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब है कि वो उनको 2 दफा आपने जेल में रखा है और जेल से जब वो बाहर निकले हैं और अपने आप को पता है कि वो कैंसर सर्वाइवर है, उनके डॉक्टर्स इंग्लैंड में हैं, अगर वो अपने रूटीन के चेकअप के लिए बाहर जा रहे हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो किसी भी पाकिस्तानी के ऊपर ये कदगन क्यों है कि वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता। आज जिन लोगों ने PTI में बैठकर इमरान न्याजी की जेबें भरने के लिए करोड़ों रुपए के डाके डाल दिए, चाहे वो चीनी और आटे से खा गए, चाहे वो अद्वियात के केस से खा गए, चाहे वो सुनामी ट्रीज से खा गए, चाहे वो गैस की फजिंग से खा गए, उनमें से किसी एक बंदे का नाम जो है वो ECL में नहीं, बल्कि वो तमाम ATM मशीनें तो उनकी काबीना में बैठी हुई हैं। लेकिन और एक तरफ शहबाज शरीफ साहब है कि जिनको अदालत ने जो है वो इजाजत दी है। यही तो वजह है कि ये अदालतों पर यकीन, अगर ये अदालतों पर यकीन रखते तो क्या काजी फायद ईसा साहब के साथ ये सलूक होता जो आज हो रहा है। और जो इनके प्रेसिडेंट है वो वही बात है कि वो कोई भी रेफरेंस दायर करने से पहले पढ़ते भी नहीं है, यही कल बात हो रही थी। और दूसरी बात ये है कि आप जस्टिस सिद्दीकी का केस देख लें कि किस तरह से उनको उठाया गया, ये अदालतों पर भी यकीन नहीं रखते, ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाइयां और इन चीजों पर यकीन रखते हुए ये सिर्फ उसी वक्त तक इमरान न्याजी की नालायक, नाअहल और वोट चुरा के आई हुई हुकूमत उस वक्त तक कायम रह सकती है जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो जेलों के अंदर बंद हो। और जहां तक अभी मेरे भाई बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे, तो आप ये बताएं कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने खुलकर बयानिया इख्तियार किया, किस पॉलिटिकल पार्टीज ने इतने दिलेराना अंदाज में, और जिस दिलेराना अंदाज में ऑपोजिशन का किरदार मरियम नवाज साहबा किरदार अदा कर रही है, इसकी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह की कोई लीडरशिप इतने बाशगाफ अल्फाज में और इतने मतलब है कि वो दिलेराना अंदाज में वो ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, हमें तो इस बात की बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कि जरदारी साहब को फौरन जेल से वो बेल मिल गई, फरियाल तालपुर साहिबा को मिल गई, तो मतलब है हम तो उस बात को खुशाइन समझते हैं कि अदालतों के जरिए अगर उनको फौरी रिलीफ मिले हैं। हमारे लीडरान को तो 3-3 दफा जेल में जाए। आप जब से इमरान न्याजी की हुकूमत आई है तो हमारी लीडरशिप तो जेलों में ही है
और अगर कोई बेल मिलती है, 3-3 साल गुजर गए। हमदा शहबाज साहब दो साल से ऊपर का अरसा उन्होंने जेल में गुजारा। नवाज शरीफ साहब एक के इस उम्र में आप देखें कि उन्होंने कितना अरसा जेल में गुजारा। उनकी बेटी ने 2 दफा जेल में गई। बाकी शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, वो तो एक तवील लिस्ट है। और आज मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह साहब को भी काफी अरसा हो चुका है, वो भी जेल के सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त दी थी, कोर्ट ने उस फैसले, उसके तफसीली जो फैसला था उसमें भी ये मेंशन किया है कि कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन को जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, या जो केस बनाया गया है उसको हुकूमत या जो इदारा है वो सही फाइट नहीं करा, या शवाहिद नहीं है। ऐसे ही कई केस अदम शवाहिद की बिना पर ख़त्म भी बाद में कर दिए जाते हैं, कई साल जेलों में रहने के बाद। तो नदीम कुरैशी साहब, अगर यही रहा मेयार तो फिर इस तरह से तो आप शहबाज शरीफ साहब को चाहे 10 साल जेल में रख लें, जैसे जरदारी साहब 10 साल जेल में रहे, बाद में कुछ साबित नहीं हुआ, इसी तरह से ये भी तारीख में लिख दिया जाएगा कि 10 साल जेल में रखा और उसके बाद कुछ साबित नहीं हुआ। हर केस मजबूत क्यों नहीं करती? अगर हुकूमत ये समझती है, एहतसाब कर रही है कि वो फिर एहतसाब जो है वो साबित होना चाहिए, जो भी जुर्म है। अब आपने सारी गुफ्तगू का मौका दिया अली गौहर बलोच साहब को, मैं समझा कि शायद आपने हमें दोनों को मिस कर दिया जी। अब मैं आपको कर्ज करूं, पहली बात है हुकूमत ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, हुकूमत किसी को जेल में नहीं रख सकती। यहाँ पाकिस्तान में मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ग्रास रूट लेवल का, मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि आज यहाँ ये बैरिस्टर आमिर हसन साहब बैठे हुए हैं, यहाँ ये कानून के तालिब इल्म भी हैं और बड़े तगड़े बैरिस्टर हैं, ये रहनुमाई करेंगे। एक फौजदारी कानून की एक प्ली है 9C, जिसके तहत सजाए मौत है उस शख्स के लिए जो एक मखसूस क्वांटिटी से ज्यादा मंशियात बेचता है। मैंने पाकिस्तान में नहीं सुना आज तक किसी शख्स को, और यहाँ अरबा रुपए की मंशियात बिकती रही और बिक रही होगी। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ सर, एक केस राना सनावला के ऊपर भी बना था, बाद में पता चला जी वो उसने कहा और उसके बाद कुछ साबित नहीं हुआ। मिलकर इस कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि बैरिस्टर साहब बड़े कुछ देर से ये बात फरमाते कि जब किसी आम शख्स की भी बेल होती है तो बेल डॉक्यूमेंट, जिसे कानूनी जुबान में रौबकार कहते हैं, उसके बनने में भी 3-4 रोज लग जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब को कोर्ट ने या उनको इजाजत दी है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए कि वो जाए। इसी तरह से कोर्ट ने शहबाज शरीफ की गारंटी पर नवाज शरीफ साहब को इजाजत दी थी, वो वहां बैठे हुए हैं, वो अपनी जगह क्वेश्चन है। ये जो रात से इन्होंने एक ड्रामा किया हुआ है, चूंकि ये इन्होंने तय किया हुआ है। अभी आपने अली गौहर बलोच साहब की गुफ्तगू सुनी, इन्होंने मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान के जितने कारनामे सुनाए। शुक्र इन्होंने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान भी इसी खानदान ने बनाया था और दिल्ली के लाल किले में इस्लाम का परचम भी इसी खानदान ने लहराया था। ये शुक्र है इन्होंने वो कारनामे उनके साथ नहीं जोड़े। मैं समझता हूँ लफाजी करने से और किसी का नाम बदल कर, मतलब ये बड़ा चबा के इमरान नियाजी कहते हैं, इनको इस बात का एहसास नहीं है कि इनके साथ कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं। कौन पाकिस्तान की जिन अदालतों ने अब इनको रिलीफ दिया, ये बड़ी बगले बजा रहे हैं। इन्हीं अदालतों ने इनको सिसिलियन माफिया, अंडरवर्ल्ड का डॉन, और कितना बड़ा वर्ड यूज किया था जस्टिस ने अपने फैसले में कि हर बड़ी दौलत के पीछे कोई क्राइम छुपा होता है। कौम इनसे क्वेश्चन करती है, भाई कल आप मानते नहीं थे इवन फील्ड्स में फ्लैट्स आपके हैं, आज आपकी रिहाइश वहां। कौम इनसे पूछती है, कल आप कहते थे सरे महल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अब ये उसको बेच के उसके बेनिफिशियरी हैं। मतलब लोगों की आंखों में धूल झोंकने का भी कोई तरीका होता है। एक ही वक्त में गरीब की बात। अब मैं क्वेश्चन रात से कई चैनल्स में मैंने पूछा है कि शहबाज शरीफ साहब आप बड़ा दावा करते हैं कौम की खिदमत का, आप कहते हैं मैंने बड़ा सर्व किया पंजाब को, आप 35 साल की हुक्मरानी में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जो शाही खानदान के इन सुर्खैलों का इलाज कर सके। ये हॉली कॉज, ये अल्लाह की बड़ी स्पेशल मखलूक है। मुझे वो वर्ड नहीं पता कि मैं इनके लिए कौन सा यूज करूं। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग, बकरियां हैं, भेड़े हैं, जानवर है जो अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें, क्या आप समझते आपके बिजनेस वही हो, अच्छा एक स्टील के हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अयान अली पैसा लेकर जाए, कोई लेकर जाए जी, टाइम कम है, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि शहबाज शरीफ साहब को जाने नहीं दिया गया, एयरपोर्ट पर रोका गया, हुकूमत ने क्या, हुकूमत का ये कोई ऐसा ऑर्डर था? देखें आलिया, मैं कोई कर्ज कर दूं, शहबाज शरीफ साहब को 2 दिन में 4 दिन में एक डॉक्यूमेंटेड एक इशू है, वो उनका हो जाएगा, वो चले जाएंगे। कौम क्वेश्चन ये कर रही है, 5 तारीख को टिकट बुक करवाते हैं,
6 तारीख को अपील दायर करते हैं, 7 को फैसला आ जाता है। सर ये तो डॉक्यूमेंटेशन क्वेश्चन होती कर है, रहे हैं आपने कि इस तरह वो से लोग किसी जो भी 18 साल कोई भी से रिक्वेस्ट साल अगर में रहे, करनी है तो और उसके इनके लिए एक बारे में डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी की गई है। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं चाहूंगी बैरिस्टर साहब इसमें ऐड कर दें और उसके बाद क्लोजिंग की तरफ देखिए, जाएंगे। मैं बात ये करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक तो ये सियासी जो लीडरशिप है उसका अब ये जो बदनामी और उसे जलीलो ख्वार किया जाता है, अब ये काम रुकना चाहिए। एहतसाब का एक निज़ाम है सबके लिए हो, हमारी हुकूमत ही हमें हर वक्त कटहरों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रखा, हम जवाबदेही करते रहे, लेकिन हमने कभी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की है। लेकिन जो बलोच साहब ने बहुत सी बातें फरमाई हैं जिससे मुझे इख्तलाफ है। देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, अगर उन्हें रोल प्ले, अब ये इन्होंने कहा कि जी हमने बड़ा कौन सा लंबा अरसा गुजारा, मियाँ साहब सज़ा याफ्ता मुजरिम है और ये तारीख़ में पहले सज़ा याफ्ता मुजरिम है जिन्हें मुल्क से निकाल दिया गया है। और आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं और पहले सदर पाकिस्तान है जिनका नाम ECL के ऊपर है, और उन्होंने ज़्यादा अरसा मियाँ साहब से ज़्यादा देर वो जेल में रहे हैं। मियाँ साहब के दौर में उन्होंने तकरीबन 10 साल जेल के अंदर गुजारे हैं, 14 साल अब पाकिस्तान के अंदर वो कैद काटी है। फरियाल तालपुर रही हैं, आज भी खुर्शीद शाह सबसे ज़्यादा अरसा है। हमारा ये है कि जेलों में तो किसी को नहीं जाना चाहिए, बात ये अपोजिशन का रोल तो प्ले करना है ना, कहाँ पे कब आप करेंगे। पंजाब के लोगों ने पंजाब की पग आपके सर पे रखी, आपको ज़्यादा वोट दिए, आपको अक्सरियती पार्टी बनाया, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आप खामोश हैं। लेकिन हमारे खिलाफ जब तो आप ऑपोजिशन लेकर आते हैं, PDM का एक प्लेटफॉर्म होता है, तो उसमें आप फिर बाप के साथ इत्तेहाद कर दे, उसी ये PDM कोई को issue नहीं नुकसान है। पहुंचाते ये हैं। इन्होंने बना दिया। देखें, इनका तो नाराजगी हमसे है इस्तीफों की। अच्छा, अब 2 महीने से ये इस्तीफे क्यों नहीं देते, ये लॉन्ग मार्च क्यों नहीं करते? देखे, पंजाब के अंदर देना इस्तीफे, इनके 170 के करीब लोग हैं, ये इस्तीफे देंगे असेंबली टूट जाएगी। ये हमें करके दिखाएं ना कि अगर ये पंजाब से रिज़ाइन करते हैं 170 लोग तो असेंबली टूट सकती है, ताकि ये फार्मूला फिर हम लोग मरकज़ में भी लागू करें। मैं समझता हूँ कि PMLN ने पहले भी PDM को तोड़ा है और इनकी हठधर्मी ने तोड़ा है, और ये बार बार ना कहें कौन सी अपोजिशन। मरियम बीबी, तकरीबन मरियम साहिबा 2 साल खामोश रहीं, उनके ट्विटर अकाउंट खामोश रहे। PMLN की लीडरशिप उन्हें नहीं मानती थी जब शहबाज शरीफ सदर थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उन्हें हैसियत दी, उनका एहतराम किया, उन्हें बुलाया, उनके साथ मिलकर PDM की बुनियाद रखी। तो आज आप हम ही पे एतराज़ करने लगे हैं। वो जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको जुबान मिली तो हम ही पर बरस पड़े। ऐसे नहीं किया करते। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे बढ़ना है। आपकी कैदोबंद में, कुर्बानियों में कोई इतनी तारीख नहीं है, इसलिए ये ना सुनाया करें। आपकी तारीख है मुल्क से भागने में, फरार होने में, डीलें करने में। ये पूरा पाकिस्तान